पॉलिटिकल साइंस एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की स्मार्ट स्टडी के लिए सब्सक्राइब करिए मेरा चैनल पॉलिटिकल साइंस बाय डॉक्टर शिप्रा वर्मा एंड हिट द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट ऑफ माय वीडियोस। हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर शिप्रा वर्मा स्वागत करती हूं आपका अपने चैनल पॉलिटिकल साइंस बाय डॉक्टर शिप्रा वर्मा में। डियर फ्रेंड्स, वीडियो के थंबनेल को देखकर आप जान ही गए होंगे कि आज मैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के पार्ट 2 जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs हैं उनका पार्ट 2 लेकर आई हूं। कल के वीडियो लेक्चर में मैंने जो क्वेश्चन डिस्कस किए थे, अगर आपने नहीं देखा है तो उसे जाकर देख। उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के एंड स्क्रीन पे लगा लूँगी, तो आप लोग सिंपली उस पर क्लिक करके कल के वीडियो लेक्चर को देख सकते हैं, जिसमें मैंने मोस्ट इम्पॉर्टेंट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के MCQs को डिस्कस किया था। देखिए, जो नेट एग्ज़ाम है वो आपका मान के चलिए जुलाई के लास्ट वीक में या फिर अगस्त तक हो सकता है। तो आप लोग अपनी तैयारी ढीली मत रखिएगा, आप लोग तैयारी करते रहिएगा और जितने भी यूनिट हैं उन सभी यूनिट के जब तक आप क्वेश्चन को कवर नहीं करेंगे, उनके क्वेश्चन को प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तब तक आप JRF क्लियर नहीं कर सकते हैं। तो अगर आपको JRF क्लियर करना है तो आपको पॉलिटिकल साइंस के सभी यूनिट पे फोकस करना होगा समान रूप से। तो इसी क्रम में ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs मैं डिस्कस कर रही हूँ, क्योंकि ये यूनिट भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो ऐसा मत सोचिए कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आपके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है। आप पिछले वर्ष के पेपर उठाकर देखिए और उसमें देखिए कि क्या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं। तो मैं जो क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा रही हूँ, आप लोग देखिएगा, ये सारे क्वेश्चन आपके किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे ही गए हैं, ठीक है। तो इसे लाइटली मत लीजिए, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के MCQs को भी प्रैक्टिस करिए और सारे यूनिट पे फोकस करिए। जैसे ही पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का सारे MCQs मोस्ट इम्पॉर्टेंट कवर हो जाएंगे तो मैं अन्य यूनिट के भी MCQs लेकर आऊँगी, जो कि क्विज़ के फॉर्म में होंगे। तो एक बात और कहना चाहूँगी आप सभी लोग से, ये सारे जो वीडियोस लेकर आ रही हूँ मैं, तो केवल नेट एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है। ये समान रूप से आपके DSSB PGT एग्ज़ाम या किसी भी अदर स्टेट के PGT एग्ज़ाम के लिए भी समान रूप से महत्वपूर्ण है, इम्पॉर्टेंट है। तो आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो PGT का एग्ज़ाम हो या वो नेट का एग्ज़ाम हो, तो आपको क्लियर करने के लिए सारे यूनिट पर फोकस करना होगा। तो ये दोनों एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो है, तो इसे लाइटली मत लीजिएगा। सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिएगा। एक बार वीडियो देखने के बाद इसे दोबारा रिवाइज जरूर से करिएगा, ताकि वीडियो देखते ही देखते सारे क्वेश्चन आपके टिप ऑफ द टंग हो जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। लोक प्रशासन दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें लोक का अर्थ है, तो ए है लोक निगम से संबंधित, सरकार से संबंधित, लोकतंत्र से संबंधित और लोक कल्याण से संबंधित। तो इसका ऑप्शन बी सही है, सरकार से संबंधित है, क्योंकि जो लोक प्रशासन है उसका संबंध जनता से होता है, जो कि जनता के लिए लोक कल्याणकारी कार्य कौन करता है? सरकार करती है। तो ये सरकार से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरा। लोक प्रशासन में वे सभी कार्य आ जाते हैं जिनका उद्देश्य लोक नीति को पूरा अथवा क्रियान्वित करना होता है। तो ये कथन किसका है? लोक प्रशासन के अंतर्गत वे सभी कार्य आ जाते हैं जिनका उद्देश्य लोक नीति को पूरा अथवा क्रियान्वित करना होता है। ये क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे। तो लोक नीति को क्रियान्वित या पूरा करने का कार्य लोक प्रशासन के अंतर्गत आता है, ऐसा कहा था LD वाइट ने। जो कि LD वाइट ने जो फोकस किया था वो लोक प्रशासन के सीमित कार्यों के ऊपर नहीं फोकस किया था, लोक प्रशासन के व्यापक कार्यों की ओर फोकस किया था, ठीक है। तो इस लोक नीति को क्रियान्वित करना है। लोक प्रशासन का जो उत्तरदायित्व है वो जनता के लिए कल्याणकारी योजनाओं को क्रियान्वयन करना है और उन्हें ये वास्तविक धरातल पर लेकर आना है। तो इस पे ऊपर सबसे पहले फोकस किया था LD वाइट ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। लोक प्रशासन का प्रथम चरण माना जाता है, आपके ऑप्शन है 1887 से 1926, 1887 से 1900, 1886 से 1905 और 1887 से 1925। तो इसका सही जवाब है 1887 से 1926। देखिए, लोक प्रशासन का विकास 5 चरणों में हुआ था और मैंने इस पर विस्तृत वीडियो भी बनाया है। अगर आप लोग उन वीडियो को नहीं देखे हैं तो उन्हें जरूर से देखिएगा, तभी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, क्योंकि मैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के भी टॉपिक वाइज वीडियो बनाती हूँ। का पृथक विषय के रूप में जन्म हुआ था अमेरिका में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। लोक प्रशासन के जनक किसे कहा जाता है? वुड्रो विल्सन को, ठीक है। प्रोफेसर वुड्रो विल्सन को लोक प्रशासन का जनक कहा जाता है। छठा क्वेश्चन है। इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं B. वुड्रो विल्सन, ठीक है।
लोक प्रशासन में सिद्धांतों का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है? ऐसा चरण जिसे लोक प्रशासन के सिद्धांतों का स्वर्ण युग कहा जाता है, ये किसे कहा जाता है? तो ये 1947 से 1970 तक के दशक को लोक प्रशासन का स्वर्ण युग कहा जाता है, जब लोक प्रशासन के अंतर्गत सिद्धांतों का जन्म हुआ। ठीक है, सिद्धांतों को व्यवहार में लाने हेतु फोकस किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं सी चेस्टर बर्नार्ड। द फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव के पुस्तक के लेखक हैं चेस्टर बर्नार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक प्रशासन का चतुर्वर्ष किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है 1947 से 1970 के दशक को लोक प्रशासन के चतुर्थ चरण का वर्ष माना जाता है। सारे चरण आप लोग वीडियो लेक्चर के रूप में देख सकते हैं, वीडियो चैनल पर मौजूद है। क्वेश्चन है, एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर किसकी कृति है? तो एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर हर्बर्ट साइमन की कृति है। एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर पुस्तक के लेखक हैं हर्बर्ट साइमन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक प्रशासन के तुलनात्मक अध्ययन पर बल किस चरण में दिया गया? प्रथम चरण, द्वितीय चरण या पंचम चरण? तो लोक प्रशासन के विकास के 5 चरण हैं। तो लोक प्रशासन के अध्ययन के तुलनात्मक अध्ययन पर बल दिया गया था डी पंचम चरण के दौरान, क्योंकि इस दौरान जो जितने भी लोक कल्याणकारी संस्थाएं थी, लोक क्रियान्वयन के जितने भी कार्य थे, उन संस्थाओं का तुलनात्मक अध्ययन किया जाता था और तब किसी निष्कर्ष पर पहुंचा जाता था कि लोक नीति को क्रियान्वित करने के लिए किन किन बातों पर, किन किन तथ्यों पर ध्यान केंद्रित करना अत्यंत आवश्यक है, जिसके परिणाम स्वरूप विकास कार्यों को संचालित किया जा सकता है और उनके व्यापक परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं, जो जिससे कि लोक नीति क्रियान्वित की जा सकेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर, वर्ष 1968 के पश्चात लोक प्रशासन में किस प्रकार के अध्ययन का जन्म हुआ? वर्ष 1968 के बाद लोक प्रशासन में किस प्रकार के अध्ययन पर बल का जन्म हुआ? तो नवीन लोक प्रशासन का जन्म हुआ। 1968 के पश्चात लोक प्रशासन में नवीन लोक प्रशासन का जन्म हुआ। ठीक है, नवीन लोक प्रशासन के संबंध में जो अगर आपको विस्तृत अध्ययन करना है तो नवीन लोक प्रशासन का वीडियो लेक्चर देख लीजिए, चैनल पर मौजूद है, प्लेलिस्ट मैंने क्रिएट की है अलग से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवीन लोक प्रशासन का जनक किसे माना जाता था? तो नवीन लोक प्रशासन के जनक थे जॉर्ज फ्रेडरिक्सन है कि चार्ल्स लिंडबॉम है? तो इसके जनक हैं डी ड्वाइट बाल्डो। ठीक है, 14वां क्वेश्चन है, ईएस की नीति किससे संबंधित है? ईएस की नीति किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है नवीन लोक प्रशासन से। ईएस नीति का संबंध है नवीन लोक प्रशासन से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोस्ट गोर का सिद्धांत प्रतिपादित किया था, क्या ये लूथर गुलिक ने प्रतिपादित किया था या हर्बर्ट साइमन ने, लावरडेल ने या फिर उर्विक ने? तो पोस्ट गोर का सिद्धांत प्रतिपादित किया था लूथर गुलिक ने, लूथर गुलिक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगत तथा निर्गत की व्यवस्था की गई है। आगत तथा निर्गत की व्यवस्था की गई है, तो आगत और निर्गत की व्यवस्था की गई थी सिस्टम अप्रोच में, यानी व्यवस्थावादी उपागम के अंतर्गत आगत तथा निर्गत की व्यवस्था की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, लोक प्रशासन के अध्ययन का आधुनिक उपागम है नौकरशाही प्रतिमान, कानूनी उपागम, व्यवस्था प्रणाली उपागम या ये सभी? तो ये लोक प्रशासन के अध्ययन का आधुनिक उपागम जो है वो सिस्टम अप्रोच है। लोक प्रशासन के अध्ययन के आधुनिक उपागम को सिस्टम अप्रोच के रूप में व्याख्या की जा सकती है, क्योंकि इसके अंतर्गत व्यवस्था प्रणाली उपागम पर के अध्ययन पर बल दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रणाली उपागम की विशेषताएं हैं। क्या ये व्यवस्था इकाई है? क्या यह एक प्रक्रिया है? क्या यह संतुलित होता है या क्या ये सभी है? तो जो प्रणाली उपागम है ये व्यवस्था इकाई भी है, ठीक है, प्रक्रिया भी है और यह पूरी तरह से एक संतुलित प्रणाली है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ये सभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर, 19वां, निर्णय निर्माण का सिद्धांत प्रतिपादित किया था ए फ्रेडरिक्स ने, बी हर्बर्ट साइमन ने, सी मूले तथा लेरे ने और डी इनमें से कोई नहीं। तो ये हर्बर्ट साइमन ने निर्णय निर्माण का सिद्धांत प्रतिपादित किया था, हर्बर्ट साइमन ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, क्रिएटिव एक्सपीरियंस पुस्तक के लेखक हैं ए फ्रैंक मेरिनो, बी मैरी पार्कर फॉलेट, सी ड्वाइट बाल्टो और डी निग्रो। तो क्रिएटिव एक्सपीरियंस पुस्तक की लेखक हैं
क्रिएटिव एक्सपीरियंस पुस्तक के लेखक हैं बी मैरी पार्कर फॉलेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइमन ने निर्णय प्रक्रिया की किस विधि की विवेचना की है? क्या ये बौद्धिक प्रक्रिया है, क्या ये चयन क्रिया है, क्या ये डिजाइन क्रिया है? तो ये तीनों ही जो क्रियाएं हैं वो निर्णय निर्माण प्रक्रिया के अंतर्गत आती हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22वां, पारिस्थितिकी उपागम को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? तो पारिस्थितिकी उपागम को तुलनात्मक उपागम के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसके अंतर्गत परिस्थिति का सही रूप से अध्ययन करने के लिए जब हम किसी संस्था का, किसी संगठन का तुलनात्मक अध्ययन करते हैं तभी हम किसी निश्चित निष्कर्ष पर प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। तो ये पारिस्थितिकी उपागम को एक अन्य नाम है तुलनात्मक उपागम। वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 23वां, पारिस्थितिकी उपागम में किस समाज की व्यवस्था की गई है? क्या ये बहुकार्यात्मक समाज है, क्या ये अल्प कार्यात्मक समाज है, क्या ये समपार्श्वी समाज है, क्या ये सभी है? तो जी हाँ, ये पारिस्थितिकी उपागम है ये बहुकार्यात्मक समाज है। ठीक है। ये जो पारिस्थितिकी उपागम है इसमें ये बहुकार्यात्मक समाज की व्यवस्था की गई है। पारिस्थितिकी उपागम में बहुकार्यात्मक समाज के यानी समाज के अंतर्गत जो भी संगठन का हेड है उसे बहुत प्रकार के कार्य को करना पड़ता है। उसे संगठन के समान रूप से विकास, समाज के समान रूप से विकास के लिए उसे कई तरीके के कार्य करने पड़ते हैं। तो ये जो है बहुकार्यात्मक समाज होता है। चुनाव का भी संचालन करना होता है, समाज में विकास भी करना होता है, तो ये बहु प्रकार के कार्य करने होते हैं, तो ये बहुकार्यात्मक समाज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समपार्श्वी समाज की विशेषताएं क्या हैं? विजातीयता, औपचारिकता या अति आच्छादन। ठीक है। तो समपार्श्वी समाज की ये तीनों ही विशेषताएं हैं, विजातीयता, औपचारिकता, अति आच्छादन। ये तीनों ही जो विशेषताएं वो समपार्श्वी समाज की हैं। यानी कहीं पे विकास नहीं हुआ है, कहीं पे अत्यधिक विकास होता है, समाज के देश के किसी क्षेत्र में कहीं अत्यधिक विकास होता है तो कहीं बहुत कम विकास होता है। ठीक है। तो इस प्रकार के समाज को क्या कहा जाता है? समपार्श्वी समाज कहा जाता है। तो इसकी विशेषताएं क्या क्या हैं? विजातीयता, औपचारिकता और अति आच्छादन। तो ये तीनों ही विशेषताएं समपार्श्वी समाज की हैं। आप लोग से फिर से कह रही हूँ, अगर आप लोग को इन सब क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है तो आप लोग पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के वीडियोस को देख लीजिए और इसकी अलग से प्लेलिस्ट है चैनल पे। तो आप लोग जब इन सारे वीडियोस को देख लेंगे तो आपका टॉपिक पे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, क्योंकि जब तक आपका किसी टॉपिक पे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक आपको क्वेश्चन भी समझ में नहीं आएंगे, और जब क्वेश्चन ही नहीं समझ में आएंगे तो आप लोग को इसका आंसर रट के आप लोग अगर याद करेंगे तो ये ज़्यादा दिन तक आपके दिमाग में नहीं रहेगा। तो अगर आप लोग समझ कर कोई चीज़ याद करेंगे तभी आपके दिमाग में वो बैठा रहेगा। तो इसीलिए आपसे बार बार कहती हूँ कि आप लोग जो मैं कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए वीडियो लेक्चर्स बनाती हूँ उन्हें भी जोर से देखा करिए, और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को हल्के में मत लीजिए, क्योंकि इससे 20 से 25 क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आते हैं। कभी कभी 20 से 25 क्वेश्चन भी आते हैं और कभी कभी इनकी संख्या 10 से 12 भी होती है। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के जो मैं MCQs ला रही हूँ मोस्ट हार्डली आपके 300-400 क्वेश्चन कवर करवा दूंगी मैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के। तो इन सभी वीडियोस को, सभी MCQs को, सभी डेली क्विज को आप लोग देखिएगा और इसे एक बार देखने के बाद इनका रिवीजन भी कर लीजिएगा ताकि टिप ऑफ द टंग हो जाए ये सारे क्वेश्चन। तो समपार्श्वी समाज की विशेषताएं विजातीयता, औपचारिकता है। ठीक है। ये सभी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने 25वां कि साला प्रारूप की विवेचना किसने की थी? तो साला प्रारूप की विवेचना की थी सी फ्रेडरिक्स ने। प्रोफेसर फ्रेडरिक्स ने साला मॉडल प्रस्तुत किया था। साला मॉडल किसने प्रस्तुत किया था? प्रोफेसर फ्रेडरिक्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साला प्रारूप का प्रयोग किस प्रकार के समाज के लिए किया जाता है? तो साला प्रारूप का प्रयोग समपार्श्वी समाज के लिए किया जाता है। ठीक है। साला प्रारूप का प्रयोग जिसका प्रतिपादन किया था फ्रेडरिक्स ने, इसका प्रयोग जो होता है समपार्श्वी समाज के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैज्ञानिक प्रबंध का जन्म किस शताब्दी में हुआ था? तो वैज्ञानिक प्रबंध का जन्म हुआ था सी 20वीं शताब्दी में। वैज्ञानिक प्रबंध का जन्म हुआ था सी 20वीं शताब्दी में। इसका ऑप्शन जो सही है वो है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैज्ञानिक प्रबंध का प्रयोग सर्वप्रथम किस वर्ष में किस विचारक ने किया था? ठीक है। आपके ऑप्शन है 1910 में लुई ब्रेडिंस ने, 1910 में टेलर में, 1911 में एल्टर मेयो ने, 1909 में लुई ब्रेडिंस ने। तो ये इसका जो सही आंसर है वो है बी 1910 में टेलर ने। वैज्ञानिक प्रबंध का प्रयोग सर्वप्रथम 1910 में टेलर ने किया था। ठीक है।
26वें का जो सही आंसर है वो है बी। 1910 में टेलर ने प्रयोग किया था वैज्ञानिक प्रबंध का सर्वप्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैज्ञानिक प्रबंध का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो वैज्ञानिक प्रबंध के जन्मदाता किसे माना जाता है? फ्रेडरिक टेलर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैज्ञानिक प्रबंध की विशेषताएं हैं। 30वां क्वेश्चन है, उत्तरदायित्व, मितव्ययिता, वैज्ञानिक प्रयोग या ये सभी। तो इसकी ये तीनों ही विशेषताएं हैं। इसके अंतर्गत उत्तरदायित्व पे भी फोकस किया जाता है, मितव्ययिता पे भी फोकस किया जाता है कि संगठन के कार्य सही समय पर कंप्लीट भी हो जाए और ज़्यादा से ज़्यादा धन भी न खर्च हो। और वैज्ञानिक, इसके अंतर्गत वैज्ञानिक प्रणालियों का प्रयोग किया जाता है और संगठन के सभी उद्देश्यों को प्राप्त करने हेतु ये तीनों ही विशेषताएं हैं। ठीक है, वैज्ञानिक प्रबंध की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 31वां, द प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट पुस्तक के लेखक कौन है? ए रॉबर्ट ओबन, बी चार्ल्स बेबेज, सी फ्रेडरिक्स और डी एफ.डब्ल्यू. टेलर। तो इसके जो लेखक हैं वो हैं एफ.डब्ल्यू. टेलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेलर के द्वारा किसका अध्ययन किया गया है? तो टेलर के द्वारा जो अध्ययन किया गया है वो गति पर अध्ययन किया गया है। जो टेलर का जो सिद्धांत है, जो वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत है टेलर द्वारा प्रतिपादित, तो उसके अंतर्गत गति का अध्ययन किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने 33वां, टेलर के वैज्ञानिक प्रबंध की विशेषताएं हैं। क्या ये वैज्ञानिक सिद्धांतों का प्रतिपादन करता है? क्या ये प्रेरणात्मक मजदूर प्रणाली का प्रयोग करता है? क्या ये क्रियात्मक संगठन प्रणाली का प्रयोग करता है? तो ये इसका जो तीनों ही है प्रणाली का प्रयोग करता है, वो तीनों ही का ही प्रयोग करता है। इसका ऑप्शन डी सही है। ठीक है, वैज्ञानिक सिद्धांतों का प्रतिपादन है, प्रेरणात्मक मजदूर प्रणाली का प्रयोग किया गया है वैज्ञानिक प्रबंधन में, और क्रियात्मक संगठन प्रणाली पर भी फोकस किया गया है। ठीक है, टेलर के वैज्ञानिक प्रबंध की ये तीनों ही विशेषताएं हैं। तो इसका ऑप्शन डी सही है कि उपयुक्त सभी विशेषताएं टेलर के वैज्ञानिक प्रबंध की हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, तर्कसंगत विकल्प सिद्धांत की व्याख्या की है। तर्कसंगत विकल्प सिद्धांत की किसने व्याख्या की है? तो तर्कसंगत विकल्प सिद्धांत की व्याख्या की है ए हर्बर्ट साइमन ने। हर्बर्ट साइमन ने जो सिद्धांत का प्रयोग किया है उसके अंतर्गत इन्होंने तर्कसंगत तरीके से अपने बात को पुष्ट करने की कोशिश की है। तो इन्होंने तर्कसंगत सिद्धांत को प्रयोग किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35वां, निर्णय का अर्थ विभिन्न विकल्पों में से किसी एक विकल्प का चुनाव करना होता है। यह कथन किसका है? तो ये कथन है हर्बर्ट साइमन का। इन्होंने निर्णय परक विश्लेषण पर फोकस किया था। तो निर्णय का अर्थ है विभिन्न विकल्पों में से किसी एक विकल्प का चयन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36वां, तर्कसंगत विकल्प के चरण है। क्या ये अन्वेषण क्रिया है? क्या ये संरचना क्रिया है? क्या ये चयन की क्रिया है? या ये तीनों ही इसकी क्रियाएं हैं? तो इसका जो आंसर है वो डी है, यानी ये सभी क्रियाएं हैं। अन्वेषण क्रिया, चयन क्रिया, संरचना क्रिया, ये तीनों ही क्रियाओं का प्रयोग किया जाता है तर्कसंगत विकल्प के चरण के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल्य तथा तथ्यों का योग क्या कहलाता है? क्या ये संचार है? क्या ये निर्णय है? क्या ये प्रबंध है? या यह निर्देश है? तो मूल्य तथा तथ्यों का योग जो कहलाता है वो निर्णय कहलाता है, क्योंकि जब हम मूल्य और तथ्यों का प्रयोग करते हैं तो हम निष्कर्षतः किसी निर्णय पर पहुंचते हैं, अंततः हम किसी निर्णय पर पहुंचते हैं। तो मूल्य तथा तथ्यों का योग निर्णय कहलाता है। तो आप क्वेश्चन 37 का जो सही आंसर है वो है बी, निर्णय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइमन ने किस प्रकार की तार्किकता को प्राथमिकता प्रदान की है? पूर्ण तार्किकता को, आंशिक तार्किकता को, सीमित तार्किकता को या अतार्किक प्रणाली को? तो साइमन ने सीमित तार्किकता प्रणाली का प्रयोग किया है और उन्होंने इसी पर फोकस किया है। ठीक है, साइमन ने सीमित तार्किकता प्रणाली का प्रयोग किया है और इसे ही प्राथमिकता प्रदान की है अपने अध्ययन के अंतर्गत। अपने सिद्धांतों को प्रतिपादित करने के अंतर्गत इन्होंने सीमित तार्किकता प्रणाली का प्रयोग किया है। ठीक है, तो जो क्वेश्चन नंबर 38 है उसका सही आंसर क्या है? सी, सीमित तार्किकता। ठीक है, इसके अंतर्गत हम 50 अति महत्वपूर्ण लोक प्रशासन के 50 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं, उनकी प्रैक्टिस कर रहे हैं। और इसे आप एक बार देखिए और दोबारा इसका रिवीजन कर लीजिएगा तो ये सारे क्वेश्चन याद हो जाएंगे। ठीक है, इस वीडियो में हम 50 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39वां कि वर्ष 1968 के पश्चात किस प्रकार के विचारों का उदय हुआ? तो वर्ष 1968 के पश्चात, अगर आपने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का मेरा वीडियो देखा है तो आप इसका आंसर जान जाएंगे। तो 1968 के पश्चात नवीन लोक प्रशासन का उदय हुआ था। ठीक है, 40वां क्वेश्चन है, न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन किसकी पुस्तक है? तो न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो पुस्तक है वो है एस जॉर्ज फ्रेडरिक्सन की। ठीक है,
न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन किसकी पुस्तक है? एस जॉर्ज फ्रेडरिक्सन की पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हनी प्रतिवेदन किस वर्ष से संबंधित है? क्या ये वर्ष 1968 है? क्या ये वर्ष 1967 है? क्या ये वर्ष 1968 है या 1970 है? तो हनी प्रतिवेदन जो संबंधित है वो वर्ष 1967 में से संबंधित है। इसके पश्चात ही हनी रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिलाडेल्फिया सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे? तो फिलाडेल्फिया सम्मेलन के अध्यक्ष थे जेसी चार्ल्स वर्थ। फिलाडेल्फिया सम्मेलन के अध्यक्ष थे जेसी चार्ल्स वर्थ। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम मिन्नोविक सम्मेलन किस वर्ष में हुआ था? प्रथम मिन्नोविक सम्मेलन कब हुआ था? तो जब नवीन लोक प्रशासन का उदय हुआ था तभी हुआ था ये प्रथम मिन्नोविक सम्मेलन। तो इसका आंसर है वर्ष 1968 में, जिस समय नवीन लोक प्रशासन का उदय हुआ था। 44वां क्वेश्चन है, नवीन लोक प्रशासन के केंद्रीय विषय हैं। क्या ये प्रासंगिकता है? क्या ये मूल्य है? क्या ये सामाजिक समानता है या ये सभी है? तो नवीन लोक प्रशासन के केंद्रीय विषय ये तीनों ही हैं। इसके अंतर्गत प्रासंगिकता पे भी बल दिया जाता है, मूल्यों के अध्ययन पर भी बल दिया जाता है तथा इसके अंतर्गत सामाजिक समानता पर भी बल दिया जाता है। तो ये तीनों ही इसके अध्ययन के विषय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 45वां मिन्नोविक सम्मेलन का विचारणीय विषय क्या था? मिन्नोविक सम्मेलन का विचारणीय विषय क्या था? तो मिन्नोविक सम्मेलन के तीनों ही विषय थे। लोक प्रशासन का क्षेत्र का अध्ययन किया गया था, परिवर्तनशील समाज में लोक प्रशासन की क्या भूमिका है इसके भी अध्ययन किया गया था, राजनीति विज्ञान व लोक प्रशासन की पृथकता का भी अध्ययन किया गया था कि राजनीतिक विज्ञान और लोक प्रशासन दो भिन्न भिन्न विषय हैं और जब हम इनको भिन्न करेंगे, जब हम इन्हें अलग करेंगे तभी हम लोक प्रशासन के अंतर्गत लोक नीति के कार्यक्रमों का सही ढंग से क्रियान्वयन कर सकेंगे। ठीक है। तो इस पे नहीं बल दिया गया था। तो मिन्नोविक सम्मेलन का जो विचारणीय विषय क्या था? उपरोक्त में से कोई नहीं। तो मिन्नोविक जो सम्मेलन था उसके अंतर्गत नवीन लोक प्रशासन पर बल दिया गया था। ठीक है। क्योंकि बाद में ये हुआ था कि राजनीति विज्ञान लोक प्रशासन को अगर हम पृथक करेंगे तो इसका जो कार्यक्षेत्र है काफ़ी पृथक हो जाएगा। तो अब क्या किया, अब ये फोकस किया गया था कि ये मिन्नोविक सम्मेलन के अंतर्गत जो नवीन लोक प्रशासन था उसके सिद्धांतों पर फोकस किया गया था और ये कहा गया था, ये अंत में तथ्य निकाला गया था जो नवीन लोक प्रशासन है उसे किस प्रकार से उसका ढांचा तैयार किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46वां, नवीन लोक प्रशासन की प्रमुख प्रकृति है समाज के प्रति उन्मुखता, जन भागीदारी और लोकतांत्रिक उन्मुखता। तो ये तीनों ही फैक्ट्स जो हैं वो नवीन लोक प्रशासन की प्रकृति के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि ये समाज के प्रति उन्मुख था, इसके अंतर्गत जन भागीदारी पर भी बल दिया गया था और ये लोकतांत्रिक उन्मुखता यानी जनता के हित के कार्यों के लिए लोक प्रशासन को कार्य करना चाहिए। तो ये तीनों ही इसकी प्रकृति है, समाज के प्रति उन्मुखता, जन भागीदारी, लोकतांत्रिक उन्मुखता, ये तीनों ही नवीन लोक प्रशासन की प्रकृति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47वां, नवीन लोक प्रशासन का अत्यधिक बल है। तो नवीन लोक प्रशासन का अत्यधिक बल किस पे है? सामाजिक समता पर, यानी समाज में कोई भी वर्ग, समाज का कोई भी वर्ग पिछड़ा न रहे, सभी लोग को समानता के अवसर प्राप्त हों, सभी लोग को सामाजिक उत्थान के अवसर प्राप्त हों। तो ये मुख्यतः फोकस करता था नवीन लोक प्रशासन सामाजिक समता पर। नेक्स्ट क्वेश्चन 48वां, नवीन लोक प्रशासन के क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण सम्मेलन था? ए वाशिंगटन सम्मेलन, बी बांडुंग सम्मेलन, बी पेरिस सम्मेलन, सी बांडुंग सम्मेलन और डी फिलाडेल्फिया सम्मेलन। तो पेरिस सम्मेलन तो जलवायु परिवर्तन से संबंधित है, बांडुंग सम्मेलन किससे संबंधित है? निर्गुट आंदोलन से संबंधित है। ठीक है। तो आप लोग इस तरह से एलिमिनेट कर सकते हैं। तो डी फिलाडेल्फिया सम्मेलन क्या है? उसका संबंध है नवीन लोक प्रशासन से। देखिए, आप लोग क्वेश्चन के ऑप्शन को पढ़ के उसको एलिमिनेट करने की कोशिश भी किया करिए ताकि एग्जामिनेशन हॉल में आप लोग सही एक्यूरेट आंसर दे सकें। ठीक है। तो इस तरह से आप लोग एलिमिनेट प्रोसेस का प्रयोग करके सही आंसर तक पहुंच सकते हैं। तो डी फिलाडेल्फिया सम्मेलन है क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन ए टाइम ऑफ टर्बुलेंस पुस्तक के लेखक कौन थे? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन ए टाइम ऑफ टर्बुलेंस पुस्तक के लेखक कौन थे? तो इसके लेखक थे ड्वाइट वाल्डो, ड्वाइट वाल्डो। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन ए टाइम ऑफ टर्बुलेंस पुस्तक के लेखक है ड्वाइट वाल्डो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने 50वां और इस वीडियो सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है
आपके सामने कि विकास प्रशासन शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? ए यूएल गोस्वामी, बी प्रोफेसर बाल्डो, सी वाइडनर और डी ये सभी। तो विकास प्रशासन शब्द का प्रयोग किया गया था यूएल गोस्वामी के द्वारा। ये यूएल गोस्वामी एक भारतीय चिंतक हैं, एक भारतीय राजनीतिक विचारक हैं। तो इनके द्वारा लोक प्रशासन के अंतर्गत विकास प्रशासन शब्द का प्रयोग किया गया था और ये कहा गया था कि जो लोक प्रशासन है उसका मुख्य कार्य समाज के विकास पे होना चाहिए, जिससे जनता का विकास सुनिश्चित किया जा सके। तो इसका आंसर है ए यूएल गोस्वामी। डियर फ्रेंड्स, तो ये था आज के लोक प्रशासन के अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि एग्ज़ाम की आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। तो ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक करिए, क्योंकि आपके लाइक से मुझे अप्रिसिएशन मिलता है और मैं मोटिवेट होकर इसी तरह से अन्य वीडियोस भी लेकर आऊँ। इसके लिए आप लोग लाइक जरूर से किया करिए, कमेंट करके आप लोग सुझाव भी दिया करिए। ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे अपनी ही तरह अन्य स्टूडेंट्स में शेयर करिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए, ताकि ये वीडियो लेक्चर उनके सामने भी, उनके लिए भी यूज़फुल हो। मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब चैनल और हाँ बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा, उसका नोटिफिकेशन ऑल पर सेट कर दीजिएगा। अगले वीडियो लेक्चर के साथ आपके सामने फिर से आती हूँ, तब तक के लिए बाय, टेक।